किस्तों में पहले पैसे लेने शुरू कर दिए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं किस प्रकार रजिस्ट्रियों के नाम पे 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं, किस प्रकार इन्होंने कोरोना की आड़ में बहुत बड़ा एक शराब घोटाला किया था, किस प्रकार आज एक नहीं 2-3 विभाग ऐसे हैं जिसके अंदर आपने कोई काम कराना है तो सीधा 8% आपको देना पड़ेगा। एक वाक्य आपको बताऊंगा, एक मीटिंग हुई थी ये इस सरकार जो ये 2 साल का अब वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उसकी शुरुआत की बात है, जहाँ पे ठेकेदारों को बुलाया गया था, टेंडर्स के रिगार्डिंग कोई मीटिंग हुई थी। वहाँ पे एक ठेकेदार ने तो खड़े होकर के ये बात कही थी कि जी जब तक 8% नहीं देते हमारे टेंडर पास नहीं होते, और मुख्यमंत्री को मजबूरन ये बात कहनी पड़ी थी कि ये बात हम कमरे से बाहर जाके करेंगे, आप इसको मीटिंग में ना करो, क्योंकि वो मीटिंग ऑन रिकॉर्ड चल रही थी। इस प्रकार के कई ऐसे भ्रष्टाचार हैं। आप और सारी बात छोड़े, इस जो भी पिछला विधानसभा सत्र गया है इसके अंदर हमने सरकार से कुछ जवाब मांगे थे कि जो सेंटर की तरफ से ग्रांट आई है कोरोना को लेकर के वो कहाँ पे यूटिलाइज हुई, उसका इन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जो वहाँ से इक्विपमेंट्स आए थे उसको आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में, कौन से जिले में आपने आईसीयू के बेड भेजे, आपने वेंटिलेटर्स भेजे, वो आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितना पैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने योगदान दिया जो कोरोना के लिए डोनेशन दिया, वो कितना इकट्ठा हुआ और उसका कितना कहाँ यूटिलाइज हुआ है, कौन से जिले में हुआ है, इसका जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया। ये तो स्वयं फिर एक बात में पता लग रहा है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिल बांट के खा चुके हैं। इसका इन चीज़ों का जवाब ही नहीं दे रहे। इस सरकार से तो आप कुछ भी मांग कर लो, ये कहते हैं हम आपको लिखित में दे देंगे। ये ना तो विधानसभा में उन चीज़ों के बारे में बात करते, कहते हैं हम तो लिख के जवाब दे देंगे, और वो लिख के जवाब कभी आता नहीं है। तो मतलब मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, जब कभी आप इनसे मिले ये प्रश्न आप उनसे करें एक बारी। कोरोना वाला जो ये घोटाला है ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। और ये आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, बेरोजगारी है, और किस प्रकार आप सभी इस बात के गवाह हैं, मीडिया के माध्यम से ये बात कई बार आगे आई है कि 2 दर्जन से ऊपर जो पेपर लीक घोटाले हुए हैं नौकरियों के मामले में प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के आगे हमारे को किस प्रकार जाना है, उसको युवाओं के साथ मुलाकात करने आज हिसार में आए थे। और हमने पिछले दिनों पंचकुला के अंदर एचपीएससी के आगे प्रदर्शन भी करा था, गवर्नर को मेमोरेंडम भी दिया था जिसमें हमने मांग करी थी कि इसके ऊपर जांच कराई जाए। पहले तो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि पैसा मिला है, और फिर वो ये कहने लगे, बहाने बनाए कि भाई दफ्तर में नहीं था, घर में था। अफसर के चाहे दफ्तर में मिला हो चाहे घर में मिला हो, पैसा मिल गया, फिर जांच क्यों आगे नहीं हो रही? चेयरमैन से आज तक पूछताछ नहीं हुई। कहते हैं कि चेयरमैन ने उस टाइम ये बात कही थी कि भाई मेरे को रिश्तेदार इस नौकरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें वो नहीं कर सकता। चेयरमैन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का काम कर रहा था। और फिर आपने अगर उसमें एचपीएससी की नौकरी में अगर किसी को ये अधिकार देना था कि सिलेक्शन आप करेंगे, तो फिर उसी पोस्ट पे जो उसके इक्विवेलेंट कोई अधिकारी था उसको देते, आपने एक जूनियर को कैसे दे दिया? जिसको आपने दिया उसके ऊपर पहले ही भिवानी में जब वो नौकरियों के मामले पे उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, आपने ऐसे आदमी को क्यों दिया? इस प्रकार के कई मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। दूसरा, इन्होंने एक नारा दिया था अंत्योदय का कि भाई आखिरी आदमी को फायदा देंगे। आज इन्होंने हरियाणा प्रदेश के जो डीसी रेट की नौकरियां थी उसको 3 कैटेगरीज में बांटने का काम किया है, ए, बी और सी कैटेगरी। उसमें ए कैटेगरी में तो सोनीपत, गुड़गांवा, पंचकुला, फरीदाबाद ये 4 जिले कर दिए। बी में कुछ और जिले हैं। सी में इन्होंने हमारे को सिरसा, फतेहाबाद, जींद इन जिलों को लेकर के डाल दिया, जिसमें ए कैटेगरी वालों की जो वेतन है वो तो वहाँ से 21 से 23 हज़ार तक का है। जो बी कैटेगरी वाले हैं उनका तकरीबन 19,000 है। जो सी कैटेगरी वाले हैं उनका 17,000 है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गरीब मजदूर किसान कमेरे के बच्चे के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सी कैटेगरी की ये डीसी रेट की जो नौकरियां हैं वो तो वही अप्लाई करते हैं जिनका अपना घर का रोजगार भी नहीं चल रहा, जो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं। अगर आपने ये कैटेगराइजेशन करना है तो एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ क्यों नहीं करते आप, जिसको 3 लाख के आसपास तनख्वाह मिलती है? आप एक एमएलए को क्यों नहीं करते? आप ये पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं करते? आप डीसी को क्यों नहीं करते? आप एसडीएम को क्यों नहीं करते, जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख से ऊपर है, जिनका गुजारा आराम से चल रहा है, जिनको और सरकारी बहुत फायदे मिलते हैं? उनके साथ ये कैटेगराइजेशन क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।